तो हाय दोस्तों, आज हम आ गए हैं 66 केवी सब स्टेशन की विज़िट पे। तो अब मैं आज को आपको दिखाऊंगा कि 66 केवी सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और उसका टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्या है और डिटेल क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 66 केवी का टावर है जहाँ से आपकी लाइन आ रही है और ये कंडक्टर डॉग कंडक्टर है। ये सभी एल्यूमिनियम कंडक्टर है। इसका एक क्लासिफिकेशन बनाया गया है, उसको सभी एनिमल के नाम पे नाम रखा है। डॉग है वो आपका 300 एम्पियर तक, 250 से 300 एम्पियर तक आपका वो करंट है, उसका कैपेसिटी है। यहाँ पे पहले एल आता है, हर एक सब स्टेशन में आपका लाइन पे इनकमिंग पे पहले एल आएगा। तो एल क्यों आता है? तो एल है वो एक दो मटेरियल जिंक ऑक्साइड या थायराइड से बनता है। तो उसका मटेरियल का एक ऐसा गुण धर्म है कि वो ज़्यादा कैपेसिटी से वोल्टेज आएगा तो उसका रेजिस्टेंस है लो होगा और उसको ग्राउंड करेगा। तो ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो आपके जो भी ओवर वोल्टेज है उसको वो सप्रेस करेगा और आपके सब स्टेशन में आपके इक्विपमेंट पे ओवर वोल्टेज नहीं देगा, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट की एक वोल्टेज क्लास फिक्स्ड होती है। उससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उसका इंसुलेशन लेवल डैमेज हो सकता है, जो कि आपका ट्रांजिएंट फॉल्ट है वो परमानेंट फॉल्ट में रूपांतरित यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपका इक्विपमेंट हो फेलियर हो सकता है। आपका जो भी एक समय छोटा सा फॉल्ट करंट था या फॉल्ट वोल्टेज था वो आपका एक परमानेंट हो सकता है। आपका इक्विपमेंट भी फेलियर कर सकता है, तो वो आपकी सिस्टम रिलायबल नहीं होगी। तो रिलायबल सिस्टम रखने के लिए उसको प्रोटेक्शन अच्छा देना होगा। तो ये एल है उसको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। तो सिस्टम में दो प्रकार के वोल्टेज सप्रेसिस आ सकते हैं। एक तो है सिस्टम जनरेटेड यानी कि स्विचिंग सर्जिस, जैसे कि स्विचिंग होता है तो यहाँ पे आपके स्विचिंग सर्जिस आएंगे। और दूसरा है वो कुदरती नेचुरल यानी लाइटनिंग जब स्टॉक होता है, मान लीजिए आपकी लाइन पे गिरेगा तो वो आपके इक्विपमेंट को डैमेज करेगा। तो यहाँ पे जो भी अपने एले है वहाँ टॉप पे आपके वोल्टेज आते हैं और बॉटम का जो भी कांटेक्ट है ये देखिए यहाँ एक मीटर के साथ ग्राउंड किया गया है। तो ये मीटर है वो मिली ए मीटर का करंट दिखाता है और इसमें काउंटर होता है। तो ये काउंटर है वो आपके जब भी वोल्टेज या कोई भी आपका केवी है ग्राउंड होगा तो ये यहाँ पे काउंट होगा। और अभी ये आपके लीकेज करंट है वो उसको मेज़र कर रहा है। थियोरिकली तो हमें दिखाया जाता है कि एल है वो उसमें लीकेज करंट 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 0 नहीं होता। देखिए 0 से 1 तक आपका मिली एम्पियर है वो दिखाता है। तो वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। इसके लिए एल का है वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली एलसीएम लीकेज करंट मेजरमेंट टेस्टिंग करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया एल के बारे में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आइसोलेटर आता है। तो आइसोलेटर भी कई प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार की स्विच है आपकी सर्किट को ब्रेक करने के लिए। और बाद में आ रहे हैं आपके करंट ट्रांसफार्मर है सीटी। और आपके ये देखिए लाइन के जो भी कंडक्टर उतरे उसके बाद ये जो कंडक्टर है थोड़ा सा मोटा है, ये कंडक्टर है वो आपका पांथर है और इसकी कैपेसिटी है वो 300 से ज़्यादा यानी कि 480 एम्पियर की होती है। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आगे है वो अपना सर्किट ब्रेकर है। तो अभी बात करते हैं, ये भी एक स्विच है, लेकिन सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर इस दोनों में फ़र्क क्या है तो आप समझ लीजिए कि छोटे से छोटी स्विच भी होगी तो आपकी वो वोल्टेज ब्रेक करेगी तो उसमें क्या है स्पार्क या आर्क रहेगी। तो आर्क है वो अपने वोल्टेज क्लास से होती है। तो मान लीजिए घर पे जो स्विचेस होती है उसमें भी आर्क होती है, लेकिन उसका वोल्टेज है वो 230 होता है। तो
वहाँ पे वो एयर से ब्रेक हो सकती है। लेकिन यहाँ हमारा जो वोल्टेज क्लास है वो हाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे वो है एयर से ब्रेक नहीं हो सकती, तो उस पे लोड रहता है। तो उस सर्किट ब्रेकर में क्या रहता है, जब भी आपके कॉन्टैक्ट फिक्स्ड मूविंग है वो ओपन हो गए तो उसके बीच में आर्क रहेगी, तो आर्क को जो भी मीडिया है वो उसे क्लिंच करता है, क्लिंच यानी बुझाता है। तो वो क्लिंच मीडिया है, उसके अनुसंधान पे उसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो ये अपना जो भी ब्रेकर है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस यानी SF6 सर्किट ब्रेकर है। इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस रहता है, जो कि दो कॉन्टैक्ट के बीच में रह के अपने जो आर्क रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन करके बुझाता है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के ब्रेकर होते हैं। देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जिसमें वैक्यूम रहता है। बाद में एयर सर्किट ब्रेकर रहता है जिसमें सिर्फ एयर रहती है। और एयर ब्लास्ट यानी एयर को कंप्रेस करके उस पर बहुत प्रेशर से डाल के उसके कॉन्टैक्ट से आर्क बुझाई जाती है, उसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। फिर आते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसमें दो पार्ट रहते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क में ज़्यादा ऑयल रहता है, कॉन्टैक्ट में मिनिमम में कम रहता है। और यह बाद में आता है अपना SF6। SF6 क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री ब्रेकर कहलाता है, उसमें मेंटेनेंस का पार्ट बहुत कम रहता है। और आइसोलेटर है वो अपनी नो लोड स्विच है, और ब्रेकर है वो अपने ऑन लोड स्विच है। जब लोड को आप काटेंगे तो आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करना होता है, ताकि उसमें है SF6 का प्रेशर है वो उसकी आर्क को बुझाएगा। और आइसोलेटर भूल से आप खोलेंगे चालू लोड पे तो उस पर आर्क होगी, और आर्क है वो आपकी बुझेगी नहीं। तो आइसोलेटर में क्या रहेगा कि जो भी आइसोलेटर ओपन ऑपरेशन कर रहा है उसका एक्सीडेंट होने की शक्यता है। तो आपकी ये नो लोड स्विच है, हमेशा आइसोलेटर छूने से पहले आप उसके संलग्न कनेक्टेड ब्रेकर्स को देख लीजिए, हमेशा वो ऑफ रहना चाहिए, बाद में आइसोलेटर का ऑपरेशन होता है। और आइसोलेटर के ऑपरेशन के वक्त खास आपको उसका ब्रेकर देखना है, उस बे का, तो उस बे का ब्रेकर ऑफ होना चाहिए। तो ये नो लोड स्विच है। अब भी आप ऑन लोड खोल देंगे तो आर्क बुझेगी नहीं, वो आर्क अपनी है स्ट्रक्चर अर्थ है वहाँ पे जा सकती है, आप में भी जा सकती है, तो ऐसे अकस्मात हो सकता है। लेकिन इसमें जो भी डेंजर ऑपरेशन रहता है वो है अर्थ स्विच का, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये अर्थ स्विच है, तो ये लाइन साइड के आइसोलेटर में रहती है। तो अर्थ स्विच आपको कब देनी रहती है कि जब भी लाइन क्लियर परमिट ली जाती है, यानी कि उसमें काम रहता है मेंटेनेंस का, तो यहाँ से ऑपरेटिंग स्टाफ से वो परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशन किया जाता है, लाइन आपकी बंद की जाती है। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ से ब्रेकर बंद किया, लेकिन आपके जो भी सेंडिंग एंड है वहाँ से आपकी लाइन चालू होगी और भूल से आपने अर्थ स्विच दे दी, तो आपका जो भी घटना पे जो भी अर्थ स्विच दे रहा है उसको अकस्मात हो सकता है, उसके बॉडी से करंट जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी अर्थ स्विच का रोड है वो देखिए यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट होके देखिए ये पाइप से डायरेक्टली आ रहा है, इसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं होता, रोड पे सिर्फ इंसुलेशन दिया गया होता है। तो आपका डेंजर अकस्मात हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है कि आइसोलेटर देने से पहले लाइव लाइन डिटेक्टर से आपकी लाइन को चेक करना है वो एक्चुअली बंद है। और दूसरा मैं एक और भी दिखाता हूँ जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये करंट है वो तीनों फेज के आपके जीरो हो गए तो भी आप देख सकते हैं कि लाइन आपकी बंद है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको लाइव लाइन डिटेक्टर के साथ देखना है कि आपकी लाइन है वो बंद है, बाद में ही आप अर्थ स्विच का ऑपरेशन कीजिए, ये मेरी एक सलाह है। तो ऐसे मैंने आपको ये लाइन भी दिखाया, पहले आया LA, बाद में आया आइसोलेटर और बाद में आया CT और ब्रेकर। तो अभी मैं CT की बात करता हूँ। तो करंट ट्रांसफार्मर है वो आपके दो तरह के यूज़ उसके होते हैं, एक तो आपका मीटरिंग करेगा,
जो कि आप एनर्जी जो भी कंजप्ट करते हैं उसका कंजप्शन लेगा। करंट ट्रांसफार्मर है वो आपके मीटरिंग और प्रोटेक्शन, दूसरा जो विभाग है उसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि प्रोटेक्शन करता है। तो जो भी करंट है वो मेज़र कौन करेगा? आपका सीटी। और सीटी के यहाँ पे सेकेंडरी है उसकी कोर होती है, उसके वायरिंग होते हैं। तो वो वायरिंग यहाँ पे एम के बॉक्स पे आते हैं और एम के बॉक्स से अंदर कंट्रोल रिले पैनल में जाते हैं। तो वो कंट्रोल कैसे होगा? तो यहाँ पे जो भी करंट है मान लीजिए लिमिट पे है तो ओके, लेकिन लिमिट से ज़्यादा आएगा तो रिले है उसको सेंस करेगा और वो ब्रेकर को जाके अपना कमांड देगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकली ट्रिप करेगा। तो ब्रेकर है वो दो कंडीशन पे ऑपरेट होता है। एक तो आप सर्किट ब्रेकर को आप अपने हैंड ऑपरेशन यानी कि ब्रेक करना चाहते तब सर्किट को ब्रेक करेगा, और एक विभाग फॉल्ट के समय जो कि अपने फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट करेगा। तो ये दो प्रकार के ऑपरेशन ब्रेकर के होते हैं, एक फॉल्ट के समय ब्रेकर ऑपरेट होता है और एक अपने मेंटेनेंस के समय जो कि अपने हम हैंड ऑपरेशन करते हैं। तो ये फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट करता है, लेकिन उसको कमांड देने के लिए ये सीटी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका इक्विपमेंट है। तो सीटी कैसे वर्क करता है? तो इसकी जो भी कोर है वो सिलिंड्रिकल होती है और उसके ऊपर प्राइमरी बार टाइप कनेक्शन होता है जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ सेकेंडरी पे जो भी है वो वहाँ पे कोयल रहती है, तो उसका जो भी हायर एम्पियर होता है उसको वो कन्वर्ट करता है 1 एम्पियर पे, और 1 एम्पियर का सेकेंडरी वायरिंग अंदर जाता है और अंदर वो रिले और मीटरिंग को दिया जाता है जो कि कैलिब्रेशन होता है। और 1 एम्पियर के अनुसंधान पे वो अपने एम्पियर है वो मल्टीप्लाई करके मीटरिंग और प्रोटेक्शन करता है। तो रिले को कमांड कौन देगा? आपका सीटी। और कमांड दे के आपकी सर्किट है उसको आइसोलेट कौन करेगा? ब्रेकर। तो मान लीजिए कि यहाँ भी एक आइसोलेटर दिए गए हैं। तो ये आइसोलेटर क्यों दिए गए होते हैं कि मान लीजिए आपको ब्रेकर पे कांटेक्ट पे मेंटेनेंस करना हो तो आपको ये बस से चालू रहेगा, तो बस से आपको आइसोलेट करने के लिए ब्रेकर पे काम करने के लिए ये आइसोलेटर दिए गए हैं। तो आइसोलेटर आप खोल सकते हैं। आइसोलेटर के भी प्रकार होते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रेक होता है, वर्टिकल ब्रेक होता है, पेंटोग्राफ भी होता है। तो उसके वोल्टेज क्लास, उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग किए गए हैं। तो अभी हमारे यहाँ ये है जो वो हमारे वर्टिकल ब्रेक है। और सेंटर ब्रेक भी आते हैं जो कि 132 220 में भी होते हैं। और ये हमारा सपोर्ट इंसुलेटर है और बाद में यहाँ पे हमें आते हैं वोल्टेज। तो ये हमारा बस है, मेन बस। तो यहाँ पे ये जो बस है उसका कंडक्टर है वो जेब्रा है और वो है वो 730 एम्पियर तक का करंट है वो ले सकता है। इसके बाद आता है मूस कंडक्टर, लेकिन मूस कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी है 800 एम्पियर तक की होती है जो कि यहाँ पे नहीं है। 800 एम्पियर तक का करंट वो ले सकता है। तो वो है वो 400 केवी या अपनी EHV लाइन है उसमें यूज़ किया जाता है मूस कंडक्टर। तो ये हमारा बस है जेब्रा का है। तो ये एक आपने देख लिया, एक इनकमिंग लाइन से आपको पावर आपके बस में आ गया और यहाँ से बस से दूसरी लाइन में आप ऐसे ही आउट गोइंग कर सकते हैं। सभी इक्विपमेंट सेम रहेंगे। अभी जो भी लाइन बस के बाद आता है आपका सोर्स, यानी आप सब स्टेशन में पावर लेंगे। तो पावर लेने के लिए आपका ट्रांसफार्मर रहेगा, वो आपका सब स्टेशन पे डिपेंड करता है। आपका सब स्टेशन है वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन। स्टेप डाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होगा तो आपका स्टेप डाउन रहेगा। तो वहाँ पे पहले आइसोलेटर आएंगे, बाद में सर्किट ब्रेकर आएगा, बाद में सीटी, और फिर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए आपके एले रहेंगे जो कि ट्रांसफार्मर के पर्सनल एले होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर में आने वाले और वोल्टेज को सप्रेस करेगा। और सीटी रहता है, और सीटी में यहाँ पे 3 कोर का वायरिंग होता है। तीसरी कोर है वो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में यूज़ की जाती है जो कि ट्रांसफार्मर का है। और बाद में आता है आपका ट्रांसफार्मर जो कि अभी 15 MVA का ट्रांसफार्मर है।
और इसके एच में है वो 66 के भी रहते हैं। 11 इस बाजू है LV वो 11 का होता है, ये आउटर बस है और यहाँ से केबल से जाते हैं। तो ये केबल है वो XLP केबल है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिल इथिलीन केबल, जो कि आपके 11 kV के है। तो यहाँ पे 3 क्यों लगाए गए हैं कि आपके ट्रांसफार्मर का जो भी आउट गोइंग है वो अभी 750 एम्पियर तक है और केबल की जो कैपेसिटी है वो 300 एम्पियर तक की रहती है। तो यहाँ पे आपके 3 केबल लगते हैं क्योंकि 600 से एम्पियर ज़्यादा है। अगर मान लीजिए 10 MVA का TR होता तो उसकी कैपेसिटी होती 500 एम्पियर तक, तो यहाँ पे 2 केबल रहते। तो यहाँ पे HV-LV है और ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन बहुत होते हैं, इसका वीडियो मैं बना के अलग से दूंगा क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ऊपर है वो ऑयल का कंजर्वेटर टैंक है, ये रेडिएटर है, वो HV बुशिंग है, यहाँ पे आउटर और केबल है वो हमारे अंदर कंट्रोल रूम में जाएंगे 11 kV के। तो आइए हम आगे कंट्रोल रूम में जाके देखते हैं। तो अभी आपके जो ट्रांसफार्मर से केबल है वो यहाँ पे आते हैं इनकमिंग पैनल पे। तो इनकमिंग पैनल पे यहाँ पे केबल से डायरेक्ट यहाँ पे 11 kV का PT आता है और यहाँ से बीच में आपका CT आएगा और CT से लेके यहाँ पे ब्रेकर आएगा और ब्रेकर में ये कंट्रोलिंग पैनल है। तो वहाँ से ब्रेकर ऑन होगा तो आपके है वो कॉन्टेक्ट थ्रू आपके मेन बस में आएगा और मेन बस में से आपके आउटगोइंग फीडर के ब्रेकर जब चालू हो गए तो वहाँ से वो आपके पीछे वाले केबल में जाके आपके DP में होके वो आपके फीडर में जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो XLP केबल रहते हैं जो कि 11 kV क्लास है। तो यहाँ पे ये PT है 11 kV का और ये इसकी कंट्रोलिंग पैनल है और यहाँ से वो आपका पावर है वो जाएगा। तो पैनल कैसे वर्क करती है वो भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपकी 11 kV की है और ये आप देख रहे हो HV की लाइन की पैनल है 2, इसमें ओवर करंट 8 वोल्ट रिले रहता है और ये आपकी ट्रांसफार्मर की पैनल है। तो उसमें 8 वोल्ट ओवर करंट और इत्यादि ऑक्सिलरी रिले भी रहता है जो कि ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन होते हैं। एक 8 वोल्ट ओवर करंट और एक है आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का रहता और ये एनर्जी मीटर है जो कि एनर्जी कंजप्शन आपका कितना हुआ है वो आप उसमें देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये शॉर्ट वीडियो बना के सबस्टेशन के विजिट में जो भी थोड़ी सी जानकारी थी वो मैंने दी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल में जो बेल के आइकॉन को है वो प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।